नमस्कार, मैं हूं सौरभ नायक और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ टुडे। आज हम बात करेंगे वर्तमान में चल रहे एक बड़े विश्व संकट की। जी हां, हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध की। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस आखिर चाहता क्या है। अगर बात करें पिछले दिसंबर की, तो रूस ने यूएस को एक पूरी सिक्योरिटी डिमांड की लिस्ट भेजी थी, जिसमें रूस ने मुख्य तौर पर ये मांगे रखी थी कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य ना बने और नाटो कभी भी कोई भी सैन्य अभ्यास उसकी सीमाओं के आसपास ना करे। वहीं दिसंबर महीने में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा था कि रूस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि नाटो अब और पूर्व की तरफ यानी उसकी सीमाओं की ओर अपना विस्तार बंद करे, क्योंकि 1997 के बाद 14 नए देश नाटो के सदस्य बने, जिसमें एस्टोनिया, लिथुआ, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बुल्गारिया शामिल है। और पुतिन को डर था कि कहीं अगला नंबर यूक्रेन का ना हो। अब लिए चलते हैं आपको थोड़ा पीछे। बात 1991 की है, जब सोवियत यूनियन टूटकर अलग अलग देशों में बंट गया और बंटवारे के साथ ही यूक्रेन एक अलग देश के तौर पर स्थापित हुआ। लेकिन मुश्किलें तो तब पैदा हुई जब यूक्रेन की नज़दीकियां पश्चिमी देशों के साथ बढ़ने लगीं। तो रूस को ये बात नागवार गुजरी। मामला तब और बिगड़ गया जब 2014 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसमें रूस से रिश्ते मजबूत करने की बात कही गई थी। इसके बाद रूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और रूस ने इसका बदला 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया को अपने कब्जे में लेकर लिया। रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध के माहौल के बीच काफ़ी सारे भारतीय मूल के बच्चे भारत लौट रहे हैं और उनका लौटना अभी भी जारी है। इसी बीच ग्लोबल न्यूज़ टुडे ने लिया एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यूक्रेन से लौटे तौसीफ खान का, जो इस वक्त अपने होम टाउन बरेली में हैं। तो चलिए जुड़ते हैं तौसीफ खान के साथ और जानते हैं कि क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा और क्या है ग्राउंड ज़ीरो की असलियत। आप अपने घर पे हैं, राइट? जी राइट। जी, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा तौसीफ जी कि जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो कैसा था आपका? मतलब इस युद्ध के माहौल में काफ़ी तकलीफ़ें हुई होंगी, तो मैं बस ये जानना चाहता था कि अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर कीजिए कि क्या माहौल था उस समय वहाँ का। जी, माहौल तो जब 24 की मॉर्निंग में वहाँ एयर स्ट्राइक हुआ है रशिया के द्वारा, तो माहौल तभी से ही काफ़ी डरावना था। काफ़ी लोग भागने लगे इधर उधर, स्टॉक करने लगे एसेंशियल्स को, बेसिक एसेंशियल्स को, और लोग एटीएम्स की लाइन में लग गए। एटीएम से कैश खत्म होने लग गया और फिर पता लगा कि कीव में, खार्किव में, मैंने पहले दिन खार्किव और दोनेत्स्क साइड में जो है वो उन्होंने स्ट्राइक बहुत ज़्यादा किया था। तो पहले दिन काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था। फिर उसके बाद में रशिया लगातार ही स्ट्राइक कर रहा था यूक्रेन पे, तो लोग काफी डर गए थे, कॉल्स आने लग गई थी कि, और फिर ऊपर से पेरेंट्स काफी परेशान थे हम लोगों के। बेसिकली हम लोगों को, हमारी सिटी में ऐसा कुछ खास ज्यादा नहीं हुआ था। जो हम शेलिंग वगैरह कम हुई थी, एक जगह पे हुई थी एयरपोर्ट पे। बाकी हम लोगों को तो बस यही मेंटली प्रेशर हम पे बहुत था और हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे इस चीज को लेके कि पता नहीं किस टाइम हम पे क्या हो जाए। और जो फाइटिंग जो जेट्स होते हैं उनकी आवाजें सुन के और ज्यादा डर लग रहा था। मॉर्निंग से ही उन्होंने बार बार फाइटर जेट जा रहे थे, वो देख देख के काफी खौफनाक मंजर था। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ तौसीफ जी। और लेकिन एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि खबर काफ़ी आ रही थी कि जो सिविलियंस हैं उनको भी मतलब कि नुकसान पहुँचाया गया। तो आप वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या आम लोगों की भी जान गई इस हमले में? आम लोगों की जान जा रही है, जो एयर स्ट्राइक हो रही है उसमें बिल्कुल जा रही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक ऊपर से होगी तो पता नहीं वो तो कहाँ किसी अगर सिविलियन बिल्डिंग में गिर रही है तो ऑफ कोर्स उनकी जान जाएगी। हम जिस सिटी में थे वो इवानो-फ्रैंकोव्स्क है और वो बॉर्डर के पास में ही है। तो वहाँ एयर स्ट्राइक एक बार हुई थी सिर्फ, और वहाँ शायद ही जो एयरपोर्ट पे हुई थी वो शायद पहले से इवैक्यूएट हो रखा था, कि
खार्किव में और कीव में बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, जी, और जी। अभी भी है, अभी भी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो ये थे हमारे साथ तौसिफ खान, जो कि यूक्रेन से लौट चुके हैं। 28 के सुबह वो लौटे हैं, रोमानिया बॉर्डर के थ्रू लौटे हैं। और जिस हिसाब से वो बता रहे थे उससे हमें यही समझ में आया कि जो भी समस्याएं हो रही है वो यूक्रेन तक ही सीमित है, क्योंकि एक बार ये बच्चे अगर यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस करके रोमानिया या फिर पोलैंड आ जा रहे हैं तो उनको पूरी मदद वहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, खाने से हो या पैसे से हो, जिस तरीके की भी सहायता हो वो लोग कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात उन्होंने कही। और बहुत बच्चे इवैक्यूएट हो चुके हैं, बहुत अभी भी फंसे हुए हैं। और तौसिफ के हिसाब से चीज़ें अंडर कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि रशिया लगातार काफ़ी हमले करे जा रहा है, और जो बिल्डिंग्स ध्वस्त हो रही हैं एयर स्ट्राइक में वहाँ पे लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये थे हमारे साथ तौसिफ खान, जिन्होंने ग्राउंड ज़ीरो की असल रिपोर्ट हमें दी। नाटो के बहाने ही सही, लेकिन अमेरिका रूस के बहुत नज़दीक पहुंच जाना चाहता था, और रूस को इस बात की भनक लग चुकी थी, और उसको इस बात का शक हो चुका था कि आने वाले समय में उसके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। तो आइए इस मैप के ज़रिए समझते हैं कि क्या है अभी की स्थिति। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर जो नीला हिस्सा देख रहे हैं वो है रशिया, और जो अलग अलग रंगों में आपको जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो सफ़ेद हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा यूक्रेन है। उसके दाहिनी ओर जो आप सफ़ेद हिस्सा देख रहे हैं वो देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में जो देश नाटो और रशिया के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा है वो है यूक्रेन। इसी वजह से रशिया को ये डर है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता है तो ये एक रशिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा सीधा अमेरिका को होगा, जो यूक्रेन के रास्ते सीधा रशियन बॉर्डर्स तक आसानी से अपनी पहुंच को बढ़ा सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब रशिया यूक्रेन पर अपना कब्ज़ा कर रहा है। इससे पहले भी 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्राइमिया वाले हिस्से पर अपना कब्ज़ा किया था, जो आप अपनी स्क्रीन पर नीचे वाले नीले हिस्से को देख सकते हैं, जिसे क्राइमिया कहा जाता है। हालांकि कई नाटो के सदस्यों के साथ साथ अमेरिका भी इस बात को कई बार कह चुका है कि नाटो में यूक्रेन को शामिल करने की फ़िलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन रूस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब ऐसे में युद्ध जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा किए जा रहा है, लोगों का पलायन भी जारी है, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी है। ऐसे में सवाल तो अब ये उठता है कि इन सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अमेरिका, नाटो, रूस, या 21वीं सदी में भी विस्तारवाद की नीयत?